नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद है सृष्टि गर्ग, जो कि अभी कल ही मैं कहूँगी कल ही खारकीव से आई हैं। खारकीव की क्या कुछ सिचुएशन थी इतने दिनों से, और वहाँ पर आपने कितना सफ़र किया सृष्टि, वहाँ से यहाँ तक कि आने के लिए जो मेहनत लगी वो सब आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्ते। मैं खारकीव सिटी में पढ़ती हूँ, KNMU कॉलेज, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो हमारे एक्चुअली स्टार्ट हुआ जो अटैक वो 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ, और ये जो अटैक पहली बार हुआ वो मेरे ही सिटी में हुआ था, खारकीव में ही। और उसके बाद से कंटिन्यूस एयर स्ट्राइक, शेलिंग, बीच में रोड अटैक, फ्यूज़ सब कुछ लगा था। तो हमें बेसमेंट्स में रहने को कहा गया था, बेसमेंट्स या फिर मेट्रो में शेल्टर लेने के लिए, जहाँ पे वॉशरूम, सोने के लिए कुछ भी नहीं, रहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वहाँ करीबन मैं 24 फरवरी से लेके 28 फरवरी और 1 मार्च को रही। 1 मार्च को फिर मैंने वो जगह छोड़ दी, क्योंकि इट वाज बिकमिंग वेरी डेंजरस। वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो फाइनली मुझे जाना पड़ा खारकीव में जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी। और ऐसी कंडीशन थी कि हमें ये भी नहीं पता था कि ट्रेन कौन सी जगह पे आ रही, कौन सी जगह जा रही है, क्योंकि सिर्फ बच्चों को था कि वो खारकीव से निकल जाए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस सिटी थी। वहाँ से निकलकर हम एक सिटी है लवीव, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पे है, और खारकीव जो है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे है, ईस्टर्न साइड में है। वो बॉर्डर से, रशिया के बॉर्डर से सिर्फ 50 या 60 किलोमीटर दूर है। तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन था। तो हम वहाँ से निकल के वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन में गए। वहाँ से हमने खुद टैक्सी करी और हम फिर पोलैंड बॉर्डर पे गए। वहाँ पे हमने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया। पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया। तो एम्बेसी ने हमें बताया कि ये बॉर्डर जो है ये आपके लिए बॉर्डर नहीं है, ये इंडियन एम्बेसी द्वारा दिया गया बॉर्डर नहीं है। और क्योंकि हमारे पास नेटवर्क नहीं था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे कि कौन से बॉर्डर्स कहाँ पे है। तो हम वहाँ पे गए, और हमें जब पता चला कि इंडियन एम्बेसी हमें इस बॉर्डर के बाद हेल्प ही नहीं करेगी, तो ये जान के हमें बहुत बुरा लगा। और उसके बाद हमने जब बॉर्डर क्रॉस किया तो थैंकफुली पोलिश सरकार बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, पोलैंड की सरकार ने, और उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया, फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया। इंडियन एम्बेसी ने हमें कहा कि आप हमारे होटल पे आ जाइए, और वहाँ पे हमें उन्होंने फिर पोलैंड की सरकार ने हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया, और फिर हम वहाँ पे होटल में पहुँचे। उसके बाद इंडियन एम्बेसी से हमारा कांटेक्ट हुआ, और इंडियन एम्बेसी ने हमें वापस दिल्ली भेजा। दिल्ली पे हमें एयरपोर्ट पे झारखंड सरकार के लोग प्रेजेंट थे, जिन्होंने हमारी मदद करी, और हम फिर वहाँ से रांची पहुँचे। तो ये वॉर की काफ़ी चर्चा थी, और वॉर हो रहा है। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सब की चर्चा सुनी थी, किताबों में पढ़ा था ये सब कुछ। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जब इसकी खबर थी कि यूक्रेन पर रशिया अटैक करने वाला है, तब क्या सिचुएशन थी तब? एक्चुअली इस वॉर की खबरें 2014 से चल रही हैं, जो 2014 में रशिया ने पहले ही अटैक कर रखा है। तो उस साल से हर महीने एक बार ये रूमर्स आते थे कि अटैक होगा, अटैक होगा, अटैक होगा। पर 2014 से जब ये बात सही नहीं, मतलब कभी प्रूव नहीं हुई, तो लोगों को इस बार भी लग रहा था कि इट इज़ जस्ट अ रूमर, ऐसी हवा में बातें चल रही हैं। और इंडियन एम्बेसी ने भी हमें कोई किसी तरह से आगाह नहीं किया था। लेकिन 15 तारीख को इंडियन एम्बेसी ने एडवाइज़री दी कि जो नॉन एसेंशियल बच्चे हैं वो वहाँ से निकल सकते हैं। और 16 तारीख को हमको सुनने में आया कि ये अटैक होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी। इंडियन एम्बेसी ने 3 फ़्लाइट भी हमारे लिए अरेंज की थी, जिसमें से हमने टिकट करवाई थी। लेकिन इंडियन एम्बेसी की खुद की फ़्लाइट्स नहीं जा पाई। वो फ़्लाइट्स, उन 3 फ़्लाइट्स में से सिर्फ 1 फ़्लाइट जा पाई। तो यहाँ पे जो बच्चे अभी भी काफ़ी बच्चे खारकीव में, सूमी में, कीव में फंसे हुए बंकर्स में हैं। कुछ लोगों को 30-40 किलोमीटर पैदल अपने सामान के साथ जाना पड़ा। तो ये सब के लिए आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन एम्बेसी की है, और हमारे वहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की है, जिन्होंने बच्चों को पहले आगाह नहीं किया और उन्हें ये नहीं, प्रॉपर टाइम नहीं दिया बाहर जाने के लिए।
तो अभी कहा जा रहा है कहीं न कहीं कि खार्किव में, जैसे आपने भी बताया, कि काफ़ी बच्चे हैं, और आप जब से अभी घर आई हैं तब से खबरें भी लगातार देखी जा रही है घर में, मैंने देखा। अभी जो खबरें दिखाई जा रही है और आप खार्किव से होकर आ रही हैं, तो कितना अंतर है खबरों में, या कितनी समानता है? देखिए, जो न्यूज़ मैंने देखा डेवास्टेशन को लेके, स्ट्राइक्स को लेके, ये सब कुछ सच है। इतना ही ज़्यादा डेवास्टेशन है, इतनी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, इतनी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। एक्चुअली इससे ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियन पे अटैक हो रहे हैं। कुछ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे उनकी डेथ भी हुई है। एंड द हॉरिबल थिंग इज़ कि इंडियन सरकार ने इवैक्यूएशन के लिए 6 घंटे जो रशियन अटैक्स रोके, वो स्टूडेंट के डेथ के बाद रोके, विच वॉज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। जब आपको पता है कि वहाँ पे करीबन 20,000 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले उनके लिए एक बफर जोन क्रिएट करना चाहिए था, उन्हें वॉर जोन से निकालने के लिए सपोर्ट देना चाहिए था, जो हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। जो वॉर जोन से हम निकले हैं वो खुद पे ही निकले हैं। जो 1600, 1300 या 1200 किलोमीटर जो भी बॉर्डर पे पहुँचे हैं, वो खुद पे ही निकले हैं बच्चे। सो आई थिंक वहाँ पे इंडियन एम्बेसी को सपोर्ट करना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था। वी रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने हमें पोलैंड या स्लोवाकिया या हंगरी या फिर जो भी नेबरिंग कंट्री है वहाँ से वो हमें लेके आए, वो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल है। बट हमने एक्चुअल स्ट्रगल की है, वो स्ट्रगल सिर्फ वॉर जोन से निकलने के लिए की है, जिसमें इंडियन एम्बेसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। अगर वो इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट होता तो शायद सारे बच्चे अभी तक घर अपने सेफ पहुंच चुके होते। जो मेरे 4th ईयर के ही स्टूडेंट की डेथ हुई है, नवीन नाम के स्टूडेंट है कर्नाटका से, शायद ही वुड बी अलाइव राइट नाउ अगर इंडियन एम्बेसी ने प्रॉपरली सपोर्ट किया होता, या फिर कुछ नहीं तो एडवाइज़री कम से कम 15 दिन पहले दी होती। 15 फरवरी को उन्होंने कहा कि नॉन एसेंशियल स्टूडेंट्स निकल जाए, और हमें सुनने में उस समय रूमर्स आए थे कि 16 फरवरी को अटैक होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर रूमर्स आए 20 फरवरी को अटैक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक से एक सुबह 4:30 बजे अटैक हो गया। एंड मैंने खुद 2 बार टिकट्स करवाई। फाइनली मैंने इंडियन एम्बेसी की भी टिकट्स करवाई, मेरे फ्रेंड्स ने भी इंडियन एम्बेसी की ही टिकट करवाई। तो अगर एम्बेसी अपने आप प्लान्ड होती तो एम्बेसी की फ़्लाइट्स पहुंच पाती। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स 3 में से 2 कभी पहुंची ही नहीं कीव, तो बच्चे कैसे इवैक्यूएट होते। तो कर्नाटक से जो स्टूडेंट की डेथ हुई वो आपके साथ ही पढ़ते थे? वो KNMU के स्टूडेंट थे 4th ईयर के। एंड इट्स वेरी सैड टू नो कि और भी बच्चे हैं वहाँ पे डेंजर में। सूमी में काफ़ी बच्चे, इंडियन बच्चे फंसे हुए हैं, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चे, कीव इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ जस्ट डेवास्टेटेड। सब कुछ, बिल्डिंग्स टूट गए हैं, सब कुछ टूट गया है। आपको पता नहीं कौन सी बिल्डिंग में आप रहते हैं, उस बिल्डिंग पे कब शेलिंग होगी या कब एयर स्ट्राइक होगा, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था जब आपको मालूम चला कि अब आप जहाँ पे हो वहाँ सेफ नहीं है, और कभी भी यहाँ पर बॉम्बार्डिंग हो सकती है, एयर स्ट्राइक हो सकता है, और आपको बंकर्स में जाने के लिए हाई अलर्ट किया जा रहा है कि अब आपको यहाँ से निकलना है? एक्चुअली जब पहली बार बॉम्बार्डिंग हुई तो मैं सो रही थी। पहली चीज़ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, और आई फेल लाइक कि ये सब जो आवाज़ आई, लाइक जो हेवी एक्सप्लोजन की आवाज़ आई, आई थॉट इट वाज अ पार्ट ऑफ अ ड्रीम। बिकॉज किसी ने नहीं सोचा था कि 2022 में, जहाँ लाइक 2022 इतनी डेवलपमेंट के बाद 21st सेंचुरी में वॉर देखने को मिलेगा किसी ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि इस सेंचुरी में और ऐसे डेवलप कंट्रीज़ में वॉर मिलेगा। यूक्रेन जो कि बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, यूक्रेन जो कि बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, अब उसकी हालत धज्जियों में है। अब वो देखने लायक, मतलब इतनी बुरी कंडीशन है, किसी ने ये सोचा नहीं था। तो और फिर हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमें अंदर छुपना है। पहले दिन हम मेट्रो में भागे, हमें बोला गया कि शेलिंग होगी, और शेलिंग में आर्टिलरी फायर होता है आसमान से थल सेना को सपोर्ट करने के लिए। तो हमें नहीं पता था कि कब वो तो नहीं जानते कि वो इंडियन जो बिल्डिंग पे वो अटैक कर रहे हैं वो इंडियन, उसमें इंडियन रहते हैं, यूक्रेनियन रहते हैं, कौन रहता है, किसी को नहीं पता कि किसकी डेथ हो सकती है। तो हम घंटों, पूरी रात हम बंकर में बैठे थे, उसके मेट्रो में बैठे थे। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे घर के आसपास और कम डिस्टेंस में बंकर है। फिर हम वहाँ जाके रहने लगे। बंकर इज़ लाइक आपके बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट्स, जिसमें पाइपलाइंस चलती हैं, जिसमें ज़मीन पूरी रेत की बनी होती है। एंड इसमें भी आई नो पीपल हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस विद यूक्रेनियन पीपल, लेकिन ऐसा भी है कि यूक्रेन के लोगों ने काफ़ी मदद की है।
जैसे हम जहाँ रहते थे हमें बहुत ज़्यादा उन्हें पता है कि हम उनको आइडिया था कि कभी ना कभी वॉर हो सकता है, हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि वॉर हो सकता है। दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे वर प्रिपेयर्ड विथ स्टफ़, उनके पास खाने को सामान था, उनके पास पीने को पानी था, उन्होंने हमारी मदद की है। हमें नहीं पता था, हमारे पास एक दिन था प्रिपेयर करने के लिए फॉर वॉर, एक दिन भी नहीं, कुछ घंटे। एंड ये लोग, इन्हें शुरू से पता था, तो इन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी और इन्होंने आई थिंक अभी भी काफ़ी यूक्रेनियंस मदद कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स की। और अभी भी काफ़ी बच्चे उसी डेंजरस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ऐसे में आप लगातार कह रही हैं कि वॉर सिचुएशन से निकलने में, खार्किव से निकलने में जो मेहनत लगी वो सबसे अधिक लगी और इसमें इंडियन एम्बेसी का कोई सहयोग नहीं रहा। वो कितना मुश्किल भरा रहा, क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं और कभी भी रास्ते में चलते हुए कुछ भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आप किस तरह से वहाँ से निकली? जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ से हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, जो कि 2.5 या 3 घंटे की दूरी में था। और उस समय जब इतनी बड़ी सिचुएशन चल रही है तो वॉकिंग इज़ प्रेफरेबल देन कोई गाड़ी, क्योंकि वो ज़्यादा डेंजर में होता है। तो हम चल के गए। जब बॉम्ब अटैक्स हो रहा था, मेरे साथ काफ़ी और स्टूडेंट्स थे और हम ज़मीन पे लेट जा रहे थे। एंड इट वाज लाइक, ये हमारे प्रिकॉशंस थे अगर हमें लग रहा था आसपास एक्सप्लोजन हो रहा है तो। एंड फिर वहाँ पे ट्रेन में सिर्फ बच्चों को ये था कि उन्हें बस उस सिटी से निकलना था। ट्रेन एक दरवाजे पे 100 स्टूडेंट्स थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म पे लोग शेल्टर नहीं ले रहे थे ताकि उनकी ट्रेन ना मिस हो जाए, और ऊपर बॉम्बिंग हो रही थी। जब बॉम्बिंग हो तो शेल्टर के अंदर जाना चाहिए, पर स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा ज़ील थी बाहर निकलने की खार्किव से कि उन्होंने शेल्टर को छोड़ के अपनी लाइफ को रिस्क करके ट्रेन पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हमें थोड़ा सा एम्बेसी का सपोर्ट मिलता तो शायद जो बच्चे वहाँ ट्रेन स्टेशन में जो ट्रेन नहीं पकड़ पाएँ, जो अपने घर से नहीं निकल पाए, काफ़ी लोग हैं जो डर के मारे अपने घर से ही नहीं निकल पाए, क्योंकि दे वर इन वेरी डेंजरस एरिया जहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल है। काफ़ी बच्चे कभी जब पहले दिन अटैक के बाद शेल्टर में घुसे, उसके बाद शेल्टर से निकले ही नहीं। ऐसी कंडीशंस के बीच अगर सपोर्ट होता है एम्बेसी का तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता बच्चों के लिए। तो अब आप वापस आ चुकी हैं और यहाँ पर आकर आपने सबसे अधिक राहत की सांस ली, जैसे कि हर कोई कह रहा है और हर कोई महसूस भी कर सकता है इस चीज़ को। लेकिन उस सिचुएशन से सिर्फ आप निकल कर आई हैं। लेकिन अब जहाँ तक बात रही आपकी पढ़ाई की और यूक्रेन की, तो इस पर क्या कहेंगी? मुझे पर्सनली लगता है कि यूक्रेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, यूक्रेनियन पीपल आर वेरी गुड, एंड वो बिल्कुल ये डिज़र्व नहीं करते। एक्चुअली कोई भी ऐसा सिचुएशन डिज़र्व नहीं करता। एंड आई होप कि यूक्रेन इस चीज़ को रिकवर करे, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, बट इट विल टेक टाइम। एंड आई थिंक कि हमारी डिग्री ऑब्वियसली हैम्पर हुई है। एंड अभी तो बातें चल रही हैं कि सरकार इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करेगी। अब जब तक बातें ख़त्म होती हैं, जब तक कुछ होता है, तब तक हम भी इंतज़ार में बैठे रहेंगे, क्योंकि देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। मेरे हाथ में अब कुछ है नहीं। अभी मेरी क्लासेस तो पूरी तरह से बंद है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आई होप कि कुछ हो सके, कुछ हो, हमारा टाइम बच सके, हमारी डिग्री कंप्लीट हो सके, सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा करे और यूक्रेन की कंडीशन जल्दी ही बेटर हो, क्योंकि वो बहुत छोटी कंट्री है कंपेयर टू रशिया। नो वन थॉट कि वो खड़ी भी हो पाएगी अगेंस्ट रशिया, बट इट इज़ रिकमेंडेबल जितने टाइम वो खड़ी रही है और जितना उसने अपने आप को खुद, आई थिंक इट इज़ स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। यूक्रेनियन लोग, यूक्रेनियन सरकार, यूक्रेनियन आर्मी, सब कुछ लगी हुई है टू फाइट, एंड इट्स फाइटिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड रीज़न। तो आई होप ये कंडीशन यूक्रेन में जल्द से जल्द ख़त्म हो, एंड आई होप मैं वापस जा पाऊँ, बट आई थिंक वेरी फ्यू चांसेस ऑफ दैट। सो कुल मिलाकर जो बातें सामने आई है सृष्टि से बातचीत के दौरान, वो यही है कि वॉर तो पहली बात किसी ने सोचा नहीं था, और 21st सेंचुरी में जब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें करते थे तो वो एक हंसी मजाक का पात्र रह जाता था। और सृष्टि ने जैसे बताया कि जब बॉम्बार्डिंग हुई वहाँ पर तो उसे लगा कि वो उसके सपने का एक हिस्सा है, लेकिन वो सपना नहीं था, बल्कि वो
बड़ी हकीकत थी जिसका साक्षी अभी पूरा विश्व बन रहा है और शायद सृष्टि ने इसे काफ़ी नज़दीक से देखा है। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ पर सिचुएशन ठीक हो। हालांकि यहाँ पर एक सवाल भी उठता है इंडियन एम्बेसी का कि बच्चे अभी भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं और जितनी भी बातें कही जाएं और जितने भी वादे किए जाएं, लेकिन उन बातों और उन वादों से निकलकर जो सच्चाई सामने आई है वो यही है कि इंडियन एम्बेसी का कोई सहयोग उस दौरान इन बच्चों को नहीं मिला, जिसकी वजह से जो कर्नाटक के छात्र की मौत हुई है वो इसका एक सबूत है। और अभी भी सृष्टि का कहना है कि कई बच्चे इसी तरह से फंसे हुए हैं, कुछ अपने घर से भी नहीं निकल सके और कुछ अभी भी शेल्टर्स और बंकर्स में छुपे हुए हैं। तो यही उम्मीद की जा सकती है और यही रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जल्द से जल्द इंडियन एम्बेसी उन सभी बच्चों को जो फंसे हुए हैं यूक्रेन के वॉर में, उन सबको लेकर आए, निकाल कर लेकर आए, सुरक्षित लेकर आए और ये भारत के जितने भी बच्चे वहाँ पर है सभी सुरक्षित रहें और ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।